वेलकम बैक टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ड। तो ये जो मेरी वीडियो है इसको लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर MBA स्टूडेंट्स and the subject is business law. And I was keep on receiving certain SMSs from so many students regarding business law subject, the exam which will take place tomorrow, I guess. तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा बता दूं सबको की पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको अभी थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है। और उसमें ये है कि जो मैंने नोट्स आपको डाले हैं ग्रुप पे, उनको जिसको जितना टाइम मिले वो पढ़ें। लेकिन शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता ही है 1872 में एनैक्ट हुआ था ये लॉ, ठीक है। और ये ही आपने लिखना है कि दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इज एनेक्टेड इन 1872। और इसमें आपके पास कुछ भी लिखने के लिए आ सकता है। उसमें आपके पास एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस। जैसे हमने बोला है कि एग्रीमेंट क्या होते हैं कि जब एक आदमी ऑफ़र देता है, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाता है, मतलब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो जब तक आप उसमें जो जो उसकी वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एग्रीमेंट तक रहता है। और उसमें आपको पता है कि उसमें कंसिडरेशन मतलब प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है जब उसमें प्राइस डिसाइड होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंसिडरेशन एक टॉपिक हो सकता है जो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आए, 1 या 2 नंबर का हो सकता आ जाए। वो आपको अपना से जो क्वेश्चन पेपर उसको चेक कर लें एक बार, क्योंकि उसमें बता रखा उन्होंने कि कैसे कैसे क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, है ना। तो वो मैंने शायद ग्रुप में एक बार शेयर करा था, और देखता हूँ अगर मेरे को मिलता है मैं दोबारा भेजूँगा। तो जल्दी जल्दी बताते चलूँगा आपको कि उसमें एग्रीमेंट में 2-3 एग्रीमेंट हैं, आपको पता ही है क्या क्या हैं। सोशल एग्रीमेंट है, दूसरा है डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और तीसरा है कॉमर्शियल एग्रीमेंट। तो पहला और दूसरा, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए उसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक केस को भी साइट करा था जो सीलोन वाला था, नाम मैं फिर भूल रहा हूँ। तो उसमें ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक ओरल एग्रीमेंट होता है, और बाद में जब हस्बैंड उसको पैसा भेजना बंद कर देते हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, जो कि बाद में जो है डिसमिस हो जाता है। कोर्ट जो उसको रिजेक्ट कर देता है कि इट इज़ अ डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट। उस ऐसे ही दूसरे तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं भाई हम पार्टी में आते हैं और आप नहीं जाते हैं, तो इस तरह के सारे उसमें भी वो कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, क्योंकि वो प्योरली हमारे सोशल एग्रीमेंट्स के तहत हमने उसको किया था। लेकिन कॉमर्शियल एग्रीमेंट मीन्स वेर एवर द कंसिडरेशन, वेर एवर वी हैव पेड द प्राइस। और जैसे हम कभी भी एग्जांपल का एक गाड़ी का ले सकते हैं। जैसे आपने कोई बाइक एक बोले कि मेरे को अपनी बाइक बेचनी है, सामने वाला ठीक है मुझे ख़रीदनी है। अब ख़रीदनी है तो उसमें क्या करते हैं, उसका रेट फिक्स करते हैं, मतलब कंसिडरेशन मतलब प्राइस। तो जब हम उसकी प्राइस एक फिक्स करते हैं तो इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ठीक है। वो फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी कई बार क्या होता है कि अब क्या है, जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट तक जाए, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा वो एग्रीमेंट तक रह जाता है, मतलब वो एग्रीमेंट है, मतलब। तो इस तरह से आपको इसको
पढ़ना है। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके लिए हमने कई सारे उसके एलिमेंट्स बताए थे, इसेंशियल एलिमेंट्स, कि उसको साउंड माइंड होना चाहिए, ही और सी मस्ट अटेन एज ऑफ 18, मतलब लीगली वो बाउंड, लीगली वो जो है अलाउड होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई सारे उसके एलिजिबिलिटी हैं, वो चेक कर लेना एक बार दोबारा से। तो ये भी आ सकता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लेना। तो और इस तरह से मैं फटाफट आपको बता देता हूँ फ्री कंसेंट। इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्री कंसेंट। मतलब जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ठीक है। और इसमें एक टर्म और हम बात करते हैं, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि चलो मैं जैसे ध्यान आता है मैं बता दूँ। तो इसमें आपने एक दो चीज़ें और पढ़नी है, जैसे क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सप्रेस हो गया, है ना, इम्प्लाइड हो गया। तो एक्सप्रेस को मैंने बताया था कि जब जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस करके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक होता है इम्प्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हमने कई बार बोला था कि आप बस में बैठते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब यू हैव टू पे दी प्राइस फॉर अ टिकट। जब आप जर्नी करते हैं तो आपको पहले ही उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाते हैं। आप चाय पीने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो क्या है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट और कुछ हो सकता है उसमें आप क्या लॉ ऑफ पार्टनरशिप में आप थोड़ा याद कर लेना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, तो इसको पढ़ लेना। सेल ऑफ गुड्स 1930 पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें सब सेल ऑफ गुड्स में जब हम बात करते हैं 1930 वाला एक्ट जो है, उसमें क्या है, जितने भी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम इस वाले पर्टिकुलर एक्ट में जो है कवर करते हैं, पढ़ लेना इसका। कंपटीशन एक्ट नहीं आएगा आपके पास। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें हमने इंस्ट्रूमेंट बताए थे क्या क्या है, क्या क्या हमने पढ़े थे उसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, जैसे हुंडी हो गया, चेक हो गया, है ना। तो ये सब दो तीन चीज़ें आपने तीन हमने डिस्कस करे थे इसमें, उसको पढ़ लेना, ठीक है। कंपनी लॉ पढ़ लेना, 1956 था। उसके बाद हमारा जो नया एक्ट 2000, जो सारा एक्ट है वो 2013 में रिपील हो गया था, तो कंपनीज एक्ट 2013 उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, वहाँ से कुछ आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, तो उसके अंडर में हमने कुछ 2-3 एक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, जिनको आपने पढ़ना है। वो है, एक है ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ठीक है, जिसमें हम कंपनी के लिए ट्रेडमार्क, जिसके लिए मैंने सबसे लास्ट में डिस्कस करा था, जैसे आपने मैकडोनल्ड की बात करते हैं, आई एम लविंग इट जिसका लिखा होता है, तो इस तरह से उसको बहुत आसानी से आप इसको लिख देंगे, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट, जितने भी हमारी पब्लिकेशन हैं, जैसे किताबें हैं या म्यूजिक हैं, इस तरह की सब चीज़ें जो है उसमें हम कॉपीराइट एक्ट को, उसमें कॉपीराइट एक्ट में वो कवर होता है, ठीक है। पेटेंट एक्ट है, ठीक है, 1970, तो कॉपीराइट एक्ट है 1957, पेटेंट्स एक्ट है 1970, और बस यही आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन थे, बाकी आप डिटेल में चाहो तो जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं कुछ सॉफ्ट कॉपी, तो उनको पढ़ लेना। वो बेसिकली मैंने वो शायद BBA या BCom के लिए बना रखे थे नोट्स, वो मैंने आपको भेजे हैं। तो उसमें भी आप जब उसको पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ करके आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और मतलब थॉरोली आप उसको पढ़ पाएंगे। और लाइटली लें, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के वैसे भी ठीक ठाक मार्क्स इंटरनल्स में तो हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। और किसी को, इफ़ एनीबडी नीड एनी पर्टिकुलर आंसर टू पर्टिकुलर, जो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई टू द ग्रुप, ठीक है।
और ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को फ़ोन कर रहे थे, मैं उठा भी नहीं पा रहा था दिन में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके, मेरा चैनल है खुद का, तो उस चैनल में डाल देता हूँ, बाद में इसको डिलीट कर दूँगा। तो अभी के लिए ये वाले टॉपिक्स आप कवर कर लेना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।